Good morning, students. Let's start our biology class. I hope you all are fit and fine and paying attention regularly to your studies. In our previous lecture, we have discussed about a very important organelle of cell and that was endoplasmic reticulum. थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमने जाना था कि दैट मेनली हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. वो प्रोटीन्स और लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है. तो सिंथेसिस के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन होगा दैट विल बी ऑफ द एनर्जी ड्राइविंग, कि भाई सेल के अंदर वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि सेल को उसकी एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑर्गेनेली ऑन विच द एक्टिविटी ऑफ होल सेल इज़ डिपेंडेंट. एक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके ऊपर पूरे सेल की एक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है, ऐसी ऑर्गेनेली के बारे में हम पढ़ेंगे एंड दैट ऑर्गेनेली इज़ माइटोकॉन्ड्रिया. सो व्हाई इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया सो स्पेशल? क्यों माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर सेल की पूरी जो एक्टिविटी है वो डिपेंड करती है? तो उसके लिए मैं आपको एक नाम देती हूँ यहाँ पर एंड यू विल कम टू अंडरस्टैंड आफ्टर दिस. माइटोकॉन्ड्रिया, द अनदर नेम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज़ पावर हाउस ऑफ अ सेल. पावर हाउस ऑफ अ सेल. डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ पावर हाउस? कोई भी एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है और वहाँ पर काम होता है सिंथेसिस का, पैकिंग का, बहुत सारे काम वहाँ पर होते हैं. तो अगर वहाँ पर पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी को कट कर दिया जाए देन व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा बेटा? तो शायद वहाँ पर सभी यूनिट्स का जो वर्क है वो वहाँ पर रुक जाएगा, वहाँ पर काम नहीं हो पाएगा. वाई? बिकॉज द ईच यूनिट ऑफ द इंडस्ट्री was getting energy from the पावर हाउस. जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी वो पावर हाउस से मिल रही थी और अगर पावर हाउस के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से उसकी सप्लाई जो है वो कट कर दी गई है, तो जो सप्लाई है वो कट करने के बाद अब किसी भी यूनिट को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है. हैंस ईच एंड एवरी मशीनरी विल स्टॉप वर्किंग. सारी मशीनरी जो है वो काम करना बंद कर देगी. बिल्कुल इसी तरीके से हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एनिमल या प्लांट सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ ऐसा ही काम करता है. सो फर्स्टली लेट डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इफ़ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देन इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाई है इसका मतलब ये नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा इसी स्ट्रक्चर का होता है. इट कैन बी राउंड, ये गोल भी हो सकता है. इट कैन बी ऑफ ओवल शेप्ड, ओवल शेप का भी हो सकता है. इट कैन बी ऑफ स्पेरिकल शेप, ये स्पेरिकल शेप में भी हो सकता है. अलग अलग सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की शेप भी वेरी करती है एंड द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो वेरीज. तो यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन हो गई, दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई. अब अगर मैं इसके अंदर ड्रॉ करूं तो कुछ अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ क्वाइट लाइक दिस. नाउ यू विल गेट सरप्राइज्ड कि ये क्या है. बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है दैट इज़ कंटिन्यूअस, लेकिन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसका तो कुछ नेचर ही चेंज हो गया. तो जो इनर वाली मेम्ब्रेन है दैट इज़ हैविंग फोल्ड्स, दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन. ये इनर मेम्ब्रेन हो गई. This was the outer membrane and this is the inner membrane. ये दो मेम्ब्रेन. तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कंटिन्यूस फोल्ड्स होते हैं. ये देखो कितने सारे फोल्ड्स आ गए इनर मेम्ब्रेन के अंदर एंड दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टे. दीज फोल्ड्स आर नोन एज क्रिस्टे. अब मुझे आप ये ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा सोच कर देखेंगे कि आप मुझे ये बताएं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है और जो इनर मेम्ब्रेन है दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है? विच वन इज़ हैविंग मोर सरफेस एरिया अमंग द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन? किसके अंदर ज़्यादा है सरफेस एरिया? थिंक. डेफिनेटली द इनर मेम्ब्रेन इज़ हैविंग मोर सरफेस एरिया.
वाई बेटा? क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूस ये जो फोल्ड्स हैं, अगर इन फोल्ड्स को स्ट्रेच आउट कर दिया जाए तो स्ट्रेच आउट करने के बाद इसका सरफेस एरिया आउटर मेम्ब्रेन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हो जाएगा। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पेस यहाँ पर रह गई, इसके अंदर जो मटेरियल फिल्ड है यहाँ पर, दैट इज़ नोन एज मैट्रिक्स। इसको हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। अब इसी के अंदर अपने कुछ होते हैं छोटे छोटे राइबोसोम। द माइटोकॉन्ड्रिया इज हैविंग इट्स राइबोसोम्स ऑल्सो। और इसी के अंदर अपना होता है डीएनए, यानी कि इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब तक आपने जो भी ऑर्गेनेली पढ़ी थी उनके अंदर डीएनए और राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए भी होता है और अपने खुद के राइबोसोम भी होते हैं। हैंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। आर यू एबल टू आंसर why the mitochondria is known as the semi-autonomous organelle? Because it can synthesize its own proteins. Proteins कैसे बना सकता है? Because it is having ribosome and ribosomes helps in the synthesis of proteins. तो खुद के राइबोसोम हैं, खुद का डीएनए है, डीएनए मैसेज देता है, डीएनए के मैसेज के बाद राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली बिकॉज इट सिंथेसाइजेज इट्स ओन प्रोटीन। सिंथेसाइजेज इट्स ओन प्रोटीन। और ओन प्रोटीन किसके कारण बना लेता है? ड्यू टू द डीएनए एंड राइबोसोम। डीएनए भी है और राइबोसोम भी है, इसीलिए यहाँ पर ये अपनी प्रोटीन्स खुद बना सकता है। ओके, सो यहाँ पर स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो अब फिर से उसी बात पर आते हैं कि व्हाई इज़ द माइटोकॉन्ड्रिया कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल? क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है कि ये पावर हाउस है सेल का। सो नाउ डिस्कस कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है दैट इज़ द साइट, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज न्यू टर्म। ये क्या आ गया यहाँ पर? रेस्पिरेशन। तो बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है? यू ऑल आर वेरी अवेयर दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म इट्स रूटीन एक्टिविटीज़। हर किसी ऑर्गेनिज्म को किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है अपनी रूटीन की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ऑर्गेनिज्म को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, वो उसके हर एक सेल की रिक्वायरमेंट है। तो एक सेल को जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज़ फुलफिल्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है? द प्रोसेस इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होता है। नाउ व्हाट इज़ दिस रेस्पिरेशन? ये रेस्पिरेशन क्या है? व्हेन द फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन। हमने खाना खाया, फूड डाइजेस्ट हो गया, तो फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसके साथ क्या मिलती है? ऑक्सीजन मिलती है। तो व्हेन द फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन देन इट रिलीज आउट एनर्जी। ये हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, प्लस इट ऑल्सो रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो रेस्पिरेशन दैट इज द प्रोसेस इन विच फूड कंबाइंस विद ऑक्सीजन, डाइजेस्टेड फूड मेनली कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज। तो अगर हम ये कहें कि ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, और साथ में क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमें मिलती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एक्टिविटी होती है एंड ड्यू टू दिस एक्टिविटी वी गेट एनर्जी एंड हैंस इट इज़ नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब थोड़ा सा एनर्जी के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी। तो एनर्जी वी विल गेट इन द फॉर्म ऑफ ATP। नाउ व्हाट इज दिस ATP? इट इज adenosine triphosphate। adenosine triphosphate। This is the currency of energy। Now what is currency? आपको कुछ भी बाय करना होता है तो आप क्या खर्च करते हो? रुपी।
हमें रुपया देना पड़ता है अगर हमें कुछ भी खर्च करना होता है, अगर हमें कुछ भी परचेज करना होता है, देन वी हैव टू पे इन रिटर्न ऑफ दैट। तो ऐसे ही अगर सेल को एक्टिविटी करनी है तो एक्टिविटी के बदले सेल को क्या खर्च करना पड़ता है, एटीपी। जैसे हमारे पास रुपया है वैसे ही सेल के पास क्या है, एटीपी। अगर उसको कोई इजी टास्क करना है तो उसके कम एटीपी लगेंगे, अगर उसको कोई डिफ़िकल्ट टास्क करना है उसके ज़्यादा एटीपी लगेंगे। तो एटीपी दैट इज़ द करेंसी ऑफ एनर्जी इन अ सेल। अच्छा खाना खाएंगे ज़्यादा एटीपी मिलेंगे, इफ़ वी गो टू द जंक फूड हमें कम एटीपी मिलेंगे, और कम एटीपी मिलेंगे तो हम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सेल के अंदर किसकी कमी हो जाएगी, करेंसी की, एनर्जी की, करेंसी की कमी हो जाएगी। इट इज़ सेड वी शुड गो फॉर हेल्दी डाइट, क्योंकि जितनी हेल्दी डाइट होगी उतने ही ज़्यादा एटीपी मिलेंगे, जितने ज़्यादा एटीपी मिलेंगे तो उतने ही हम एक्टिव रहेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पर अब एक स्पेशल फैक्ट मैं आपको बताती हूँ कि क्या हर एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है या किसी के अंदर नहीं होता। देन एक्सेप्ट बैक्टीरिया। वाई बैक्टीरिया? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो हमने ये जाना था कि बैक्टीरिया के अंदर तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती ही नहीं है, और यहाँ पर तो डबल डबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। तो बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो फिर बैक्टीरिया को कैसे एनर्जी मिलती है, उसके अंदर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर होती है, नॉट प्रॉपर माइटोकॉन्ड्रिया बट माइटोकॉन्ड्रिया लाइक स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन गेटिंग एनर्जी। और दूसरा है मैमल्स के अंदर जो होते हैं आरबीसी, आरबीसी इन मैमल्स, mammalian RBC. Mammalian RBCs are also not having mitochondria. उनके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता. So except these two, all other cells are having mitochondria for the purpose of getting energy. So this is all about our today's topic, mitochondria. Our next topic will be plastid, in which we will discuss about the structure and function of plastid.